दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम यहाँ पे दूसरे पाश्चात्य विचारक के बारे में क्या करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने कन्फ्यूशियस के बारे में पढ़ा था। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो क्या था भैया, यहाँ पे एक ग्रीक अर्थात एथेंस या यूनान का क्या था, यहाँ पे निवासी था, है ना। तो प्लेटो के गुरु कौन थे यहाँ पे, सुकरात, है ना। सुकरात कौन थे यहाँ पे, प्लेटो के गुरु थे, है ना। सुकरात प्लेटो के गुरु थे और प्लेटो किसके गुरु थे यहाँ पे, अरस्तु के, है ना। तो ऐसे यहाँ पे एक हायरार्की चलती है, तो इसको अपने को याद रखना है। अरस्तु, अरस्तु से प्लेटो, प्लेटो से है ना, अरस्तु से प्लेटो, प्लेटो से सुकरात। मतलब यहाँ पे अरस्तु गुरु कौन है, प्लेटो, और प्लेटो गुरु कौन है यहाँ पे, सुकरात हो गया। चलो भाई ये अपना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे प्लेटो का जन्म कब हुआ था, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे प्लेटो का जन्म हुआ था 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था, है ना। 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, और 3 और 4 कितना होता है, यहाँ पे 7 होता है। तो ये इसको इस वे में रख के अपने क्या करना है, याद रखना है। 4 दूनी 8, है ना। 428 ईसा पूर्व और 347 ईसा पूर्व, तो ये अपने को याद हो गया भाई। यहाँ पे प्लेटो का जन्म, मैंने पहले ही बताया इनका जन्म कहाँ हुआ था, ग्रीस अर्थात एथेंस या यूनान में हुआ था, है ना। तो ये जो ग्रीक जो था यहाँ पे यूरोप में दर्शन का प्रतीक था। मतलब यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे दर्शन, है ना, यहाँ पे बहुत सारे दर्शन के काम हुए हैं, है ना। और दर्शन की जो बोलने चाहिए यहाँ पे जो एक सीढ़ी चढ़ी दर्शन ने एक अपने, है ना, अपने परिपक्वता की ओर। तो दर्शन की सीढ़ी कहाँ चढ़ी गई, यहाँ पे ग्रीक से ही चढ़ी गई, है ना। तो बहुत सारे दार्शनिक यहाँ से ग्रीक से निकले, तो उसमें एक नाम अपना क्या होता है, प्लेटो का आता है ना। तो इसका ग्रीस का वर्तमान नाम क्या है भाई, यहाँ पे ग्रीक का वर्तमान नाम ग्रीस कर दिया गया है ना। तो ये हो गया। अब देखिए प्लेटो के नाम का अर्थ, देखिए प्लेटो के नाम का अर्थ होता है यहाँ पे चौड़े कंधे वाला। मतलब क्या हो जाएगा, प्लाटून, जैसे अपन बोलते हैं ना प्लाटून कमांडर, वैसे ही उससे नाम हो गया यहाँ पे प्लेटो का, है ना। तो प्लेटो का नाम प्लेटो गुरु सुकरात ने दिया था। किसने, मैंने पहले बताया यहाँ पे कि प्लेटो गुरु कौन था, सुकरात था। तो सुकरात ने प्लेटो का क्या कर दिया, यहाँ पे नाम दे दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे संगीत प्रेमी प्लेटो क्या थे, यहाँ पे संगीत से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वे संगीत से प्रेम करते थे, है ना। तो इनको संगीत प्रेमी विचारक भी क्या कहा जाता है, बोला जाता है। इनका वास्तविक नाम क्या था, ठीक है भाई, यहाँ पे प्लेटो अपने समझ में आ गया, चौड़े कंधे वाला ये वो दुनियादारी, है ना। पर इनका वास्तविक नाम क्या था भाई, एरिस्टोक्लिस, है ना। इनका वास्तविक नाम क्या था, एरिस्टोक्लिस था, है ना। प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था, एरिस्टोक्लिस था। निवासी कहाँ के थे, एथेंस के थे, है ना। निवासी कहाँ थे प्लेटो, एथेंस के निवासी थे। मैंने बोला ग्रीक या एथेंस जो भी बोले सब एक ही है ना, पर वर्तमान में उसका क्या हो गया, ग्रीस हो गया है ना। अब देखिए इन्होंने यूरोप में फर्स्ट विश्वविद्यालय खोला जिसका नाम क्या था, एकेडमी था। मतलब प्लेटो ने, है ना, यूरोप में पहला विश्वविद्यालय खोला जिसका नाम क्या था, एकेडमी था। तो एकेडमी किसने खोला था, प्लेटो ने खोला था। कहाँ पे था, एथेंस या ग्रीस में खोला था, है ना। अब देखिए कहाँ था, यूरोप का पहला विश्वविद्यालय था, है ना। अब देखिए राजनीतिक दर्शन का जनक, देखिए राजनीति और दर्शन में, देखिए जो ग्रीस जो था वो दर्शन के क्षेत्र में क्या था, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया था। और यहाँ से बहुत बड़े दार्शनिक भी निकले हैं, और एक दार्शनिक नाम क्या है अपना, प्लेटो है ना। तो प्लेटो ने राजनीति को दर्शन से क्या किया, यहाँ पे कनेक्ट किया, इसलिए राजनीतिक दार्शनिक का जनक किसको बोला जाता है, प्लेटो को बोला जाता है। चलो एक पॉइंट में समझ में आया। उसके देखिए यहाँ पे मानकीय राजनीति, है ना। मानकीय राजनीति सिद्धांत के जनक कौन है, यहाँ पे प्लेटो है। मतलब मानव और राजनीतिक कौन जोड़ता है, यहाँ पे प्लेटो जोड़ता है। तो मानकीय राजनीति सिद्धांत के जनक कौन हो जाएगा, प्लेटो हो जाएगा भाई। चलो ये भी अपना समझ में आ गया। किंतु परंतु बंधु, है ना, राजनीतिक विज्ञान, अब राजनीति को साइंस से जोड़ने वाला कौन हो जाएगा, यहाँ पे अरस्तु, है ना। अरस्तु बोलना चाहिए यहाँ पे, राजनीतिक विज्ञान का क्या बोलते हैं, इनको जनक बोलते हैं, है ना। तो अरस्तु ने क्या किया था, यहाँ पे राजनीति को विज्ञान या साइंस से जोड़ा था, है ना। जबकि दर्शन को साइंस से किसने जोड़ा था, सॉरी, यहाँ पे राजनीति को दर्शन से किसने जोड़ा, यहाँ पे प्लेटो ने जोड़ा, है ना। और मानकीय राजनीति मतलब मानव संबंधित मतलब राजनीतिक सिद्धांत किसने दिया था, प्लेटो ने दिया था। वैसे ही मैंने बोला यहाँ पे आगे कि राजनीतिक विज्ञान से जोड़ने वाला कौन है, अरस्तु, और राजनीतिक दर्शन से जोड़ने वाला कौन है, प्लेटो। चलो ये अपने पकड़ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कौन हो जाएगा, यहाँ पे आधुनिक, है ना। अब यहाँ पे आधुनिक आ गया, तो आधुनिक से सीधा अपने किसको जोड़ना है, मैकियावेली को जोड़ना है। मतलब आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कौन हो जाएगा, मैकियावेली हो जाएगा। तो मैकियावेली क्या बोलता है, यहाँ पे कभी भी ज्ञान और तत्व मीमांसा की चर्चा इन्होंने नहीं की, है ना। मतलब ज्ञान और तत्व मीमांसा की चर्चा करने वाला कौन नहीं है, मैकियावेली। इसने कभी भी ज्ञान या तत्व मीमांसा की चर्चा नहीं करी, है ना। इनको आधुनिक राजनीतिक चिंतन क्या बोला जाता है, यहाँ पे जनक बोला जाता है। मतलब आधुनिक रूप से राजनीतिक चिंतन कैसे करना, वो किससे सीखना चाहिए अपने को, मैकियावेली से सीखना चाहिए, है ना। अब देखिए ये मैंने बोला था राजनीतिक विज्ञान बोलेगा तो अपने अरस्तु लगाना है। वैसे यहाँ पे वैज्ञानिक राजनीति बोलेगा तो अपने क्या लगाना है, हॉब्स लगाना है ना। अगर अपने को वैज्ञानिक राजनीति बोलता है तो अपने क्या लगाना है, हॉब्स लगाना है। तो वैज्ञानिक राजनीतिक जनक कौन हो जाएगा भाई, यहाँ पे हॉब्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, है ना। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन हो जाएगा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक हो जाएगा कार्ल मार्क्स, है ना।
वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है ना, ये कार्ल मार्क्स क्या करता है यहाँ पे, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित है, यहाँ पे इन्हीं से मार्क्सवादी विचारधारा पनपी और इन्होंने वैज्ञानिकता और समाजवाद को जोड़ दिया है ना। तो ये बहुत सारे कन्फ्यूजिंग नाम है, तो इसको अपने याद रखना है। यदि राजनीति विज्ञान बोलता है, राजनीति विज्ञान के पिता कौन, किसको बोला जाता है? अरस्तु को। वैज्ञानिक राजनीति का जनक कौन है यहाँ पे? हॉब्स हो जाएगा। और वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन हो जाएगा यहाँ पे? कार्ल मार्क्स हो जाएगा, है ना। तो वीडियो में इतना अपने को क्या रखना है, अभी तक के ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी है, तो रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा था? रिपब्लिक लिखा था। रिपब्लिक मतलब क्या होता है? गणतंत्र, है ना। पर इसका एक्चुअल मीनिंग गणतंत्र नहीं होता है, इसका ग्रीक पर्याय भी कुछ है यहाँ पे, उसका नाम क्या है? पोलिटिया, है ना। पॉलिटिकल से बना है, पोलिटिया, है ना। इसका अर्थ क्या होता है? राजव्यवस्था। मतलब रिपब्लिक का अर्थ, है ना, प्लेटो की भाषा में क्या होता है? राजव्यवस्था होता है। ठीक है। अब देखिए उनकी दूसरी रचना क्या थी यहाँ पे? आदर्श राज, है ना। तो प्लेटो ने आदर्श राज्य के बारे में बताया था कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, जहाँ पे राज्य का हस्तक्षेप क्या हो? मिनिमलिस्टिक हो, और वहाँ पे जनता यहाँ पे खुशी से, है ना, और बिना किसी रोक टोक के क्या हो सके, जी सके, वही आदर्श राज्य होता है। तो आदर्श राज्य को क्या बोलता है? काली पोलिस कौन बोलता है ना? प्लेटो बोलता है। इसको ग्रीक भाषा में राज्य को क्या बोलते हैं? काली पोलिस बोलते हैं। अब देखो स्टेट्समैन, है ना, मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे? स्टेट्समैन में क्या हो जाएगा? राज्यों का वर्गीकरण किया जाएगा। स्टेट्समैन में राज्यों का वर्गीकरण किया जाएगा कि राज्यों का वर्गीकरण आप कैसे करें कि उसमें क्या हो सके, यहाँ पे सभी चीज़ों का, है ना, एकत्रीकरण हो सके, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे द लॉस, यहाँ पे उन्होंने बुक लिखी द लॉस। यहाँ पे एक नॉक्ट्रिकल काउंसिल है यहाँ पे ग्रीक में, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि कानून निर्माण कैसे होना चाहिए, यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण आप कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर बेस्ड है यहाँ पे द लॉस, है ना। द लॉस किसकी बुक है यहाँ पे? प्लेटो की। किसकी बुक है यहाँ पे? प्लेटो की, है ना। और ये कौन से काउंसिल से डिपेंड, मतलब संबंधित है? नॉक्ट्रिकल काउंसिल से है, जो कि कानून निर्माण करता है और जनसंख्या नियंत्रण का कार्य करता है ना। ये हो गया भाई यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे मैग्नीसिया भी उससे संबंधित है ना। राज्य है विधि द्वारा संचालित होता है ना। जो राज्य होता है किसके द्वारा? यहाँ पे कानून द्वारा संचालित होता है। इसमें मैग्नीसिया में बताया गया है कि राज्य जो है किसके द्वारा संचालित होता है? विधि द्वारा संचालित होता है। और उसके बाद उनकी नेक्स्ट रचना यहाँ पे द सिंपोजियम, है ना। द सिंपोजियम में किसके बारे में बताया उन्होंने? यहाँ पे प्रेम और सौंदर्य का वर्णन किया है। द सिंपोजियम में प्रेम और सौंदर्य का वर्णन उन्होंने किया है। और द अपोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। इंपॉर्टेंट बुक इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें सुकरात पर मुकदमे जो चलाया गया था उसका वर्णन किया गया है ना। सुकरात पर ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बच्चों को जो शिक्षा दी वो गलत तरीके से दी, इसलिए सुकरात को कहाँ भेज दिया गया? जेल भेज दिया गया, है ना। तो ये यहाँ पे अपोलॉजी, यहाँ पे सुकरात में जो मुकदमा चला था उसके ऊपर क्या है? बेस्ड है ना। इसी अपोलॉजी के यहाँ पे बाद में गांधी जी ने क्या किया था? यहाँ पे गुजराती भाषा में अनुवाद किया था। इसको किसका नाम क्या पड़ गया यहाँ पे? सत्यवान। मतलब यहाँ पे बोलना चाहिए कि सत्य के लिए, सुकरात ने सत्य के लिए हंसता हंसता जहर का प्याला पी गया, है ना। मतलब उनको दंड में, मतलब बोलना चाहिए यहाँ पे मतलब उनकी गलती थी ही नहीं, यहाँ पे उन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी थी, तभी यहाँ पे प्लेटो जैसे दार्शनिक जन्मे। परंतु यहाँ पर उनके ऊपर गलत आरोप लगाकर उनको क्या कर दिया गया? जेल में ठूस दिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। तो मुकदमा का वर्णन यहाँ पे द अपोलॉजी में दिया गया है ना। तो ये गांधी जी इसमें लिखते भी हैं कि सत्य का हंसता हंसता जहर का प्याला पी गया कौन? सुकरात, है ना। उसके बाद उनकी एक बुक और याद रखना है, द लॉज, है ना। द लॉज, है ना। द लॉज हो जाएगा यहाँ पे आकार में सबसे बड़ा हो जाएगा। क्या बोला मैंने यहाँ पे? द लॉज, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? द स्टेट्समैन, है ना। दो बुक अपने याद रखना है, द लॉज, द स्टेट्समैन, है ना। देखिए प्लेटो यहाँ पे जनरली अपन पढ़ते हैं, दो प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं। एक तो यंग प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं और दूसरा मैच्योर प्लेटो, जो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपने उम्र के साथ क्या हो जाएगा? मैच्योरिटी उसमें आ जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे यंग प्लेटो और मैच्योर प्लेटो के बारे में अपने को पढ़ना है। तो यंग प्लेटो क्या है? यहाँ पे सपना देखने वाला, स्वप्नदर्शी है, कल्पना में जीने वाला, मतलब कल्पनाओं में जीता है। बुक उसने क्या लिखी? रिपब्लिक बुक लिखी, है ना। कौन सी बुक लिखी भाई यहाँ पे? यंग प्लेटो ने रिपब्लिक बुक लिखी, है ना। तो ये मैं रिपब्लिक का अर्थ मैंने क्या बताया था? गणतंत्र नहीं है, इसका अर्थ प्लेटो की भाषा में क्या है? राजव्यवस्था है। हमने पहली बुक के बारे में इसके बारे में पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे यंग प्लेटो क्या होता था? कल्पना में जीता था, स्वप्नदर्शी था। परंतु मैच्योर प्लेटो जो था, है ना, वो थपेड़े खाने के बाद यहाँ पे द लॉस नामक बुक लिखी, है ना। मतलब इसमें क्या किया उसने? यहाँ पे कोई भी सपना या कोई भी कल्पना नहीं होती, सब चीज़ होता है वो क्या होता है ना, वास्तविक होता है ना। जो भी सब चीज़ होता है यहाँ पे वास्तविकता में चीज़ें कुछ अलग होती है ना। तो द लॉस के बारे में यहाँ पे उन्होंने बुक लिखी और इसमें कानून के बारे में उन्होंने क्या किया था? बताया था, या फिर जनसंख्या नियंत्रण के बारे में उन्होंने बताया था, है ना। अब देखिए यहाँ पे
ये ऐसे ही कि आप रात में सोए हो, सपना देख रहे हो और किसी ने आके आपको दो जोरदार क्या मार दिया, यहाँ पे तमाचा मार दिया। तो तमाचा मार दिया तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर उठोगे तो यहाँ पे वास्तविक दुनिया स्वप्नदर्शी दुनिया से क्या होती है, बिल्कुल ही अलग होती है। तो ये यहाँ पे प्लेटो को अपने क्या किए हैं, है ना, डिवाइड किया गया है। अब देखिए प्लेटो की अध्ययन पद्धतियाँ, तो सबसे पहले ये देखना चाहिए यहाँ पे प्लेटो की अध्ययन पद्धति क्या थी, निगमनात्मक, है ना। निगमनात्मक मतलब क्या जाएगा, डिडक्टिव मेथड इसको बोलते हैं। यह क्या हो जाएगा, दार्शनिक या निष्कर्षणात्मक पद्धति, है ना, दार्शनिक पद्धति है या निष्कर्षात्मक पद्धति, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, यह सामान्य से कहाँ की ओर चलती है, सामान्य से, है ना, विशिष्ट की ओर चलती है। सामान्य से कहाँ की ओर चलती है, विशिष्ट की ओर चलती है। कि मतलब सामान्य मतलब क्या हो जाएगा, सामान्य मतलब इसमें सब चीज़ लोग आ जाएंगे, सभी लोग आ जाएंगे। और विशिष्ट का जैसे यहाँ पे सभी जाति के लोग हो गए यहाँ पे। अब एसटी को आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे निकाल रहे हो, तो एसटी क्या हो जाएगी, एक छोटा समूह हो जाएगा। तो ये अगर पूरा लोग ओवरऑल तो बड़ा समूह हो जाएगा और एसटी क्या हो जाएगा, छोटा समूह हो जाएगा। मतलब यही समझ में आ रहा है कि ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है पद्धति, है ना। तो निष्कर्ष पहले निकाल लेते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जैसे आपको एसटी के बारे में स्टडी करना है तो एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब के ऊपर क्या कर लोगे, यहाँ पे निष्कर्ष इसके बारे में पहले निकाल लोगे। उसके पश्चात उसको प्रूव किया जाता है कि, है ना, उसके बाद में से क्या किया जाएगा, यहाँ पे प्रूव किया जाएगा कि इतने लोग क्यों एसटी हैं, है ना। मतलब आप पहले निष्कर्ष निकाल ले कि इतने ग्रुप में इतने लोग एसटी हैं, पर उसका क्यों वाला जो रीजन उसको बाद में ढूंढा जाता है। यही क्या है, अपनी निगमनात्मक पद्धति है। तो प्लेटो की निगमनात्मक पद्धति आपको समझ में आई होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे परंतु उनका शिष्य जो था, है ना, शिष्य का नाम क्या था, अरस्तु, मैंने पहले ही बताया था। वह आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करता था, है ना। मतलब क्या करो, यहाँ पे पहले विचार करो और बाद में निष्कर्ष निकालो। मतलब प्लेटो थोड़ा सा उल्टा चलता था। मतलब निगमनात्मक पद्धति कहीं ना कहीं यहाँ पे उल्टी थी, परंतु उसको सीधा करने का काम किसने किया, यहाँ पे अरस्तु ने। तो अरस्तु यहाँ पे आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करेगा, है ना। पहले विचार लाओ यहाँ पे, उसके बाद निष्कर्ष निकालो। ये तो ये सही मेथड है ना। इसको क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक पद्धति बोलते हैं। इसलिए राजनीतिक विज्ञान के पिता किसको बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं। ये विशिष्ट से कहाँ चलती है, सामान्य की ओर चलती है। विशिष्ट मतलब एसटी, है ना। आप शेड्यूल ट्राइब के बारे में अध्ययन कर रहे हो, उसके बाद यहाँ पे पूरे समूह का अध्ययन कर रहे हो ना। तो यहाँ पे आप पहले एक जाति का अध्ययन करो और उसी को बेस मानकर यहाँ पे सभी जातियों को, ये समूह है उनका अध्ययन कर लो। तो ये क्या कहलाती है, यहाँ पे आगमनात्मक पद्धति कहलाती है ना। उसका देखिए यहाँ पे उनकी एक दूसरी पद्धति है द्वंद्वात्मक पद्धति, है ना, या इसको, है ना, डाइलेक्चुअल, है ना, डाइलेक्चुअल मेथड। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, देख लीजिएगा। द्वंद्वात्मक पद्धति, है ना। तो द्वंद्वात्मक पद्धति क्या हो जाएगा, इस पद्धति को प्लेटो ने सुकरात से ग्रहण किया था। किससे, सुकरात से। प्लेटो ने किससे ग्रहण किया था, इस पद्धति को सुकरात से ग्रहण किया था। सुकरात, है ना, इनके गुरु कौन थे, सुकरात थे, है ना। तो इस पद्धति को प्लेटो ने सुकरात से ग्रहण किया था। अब इसमें द्वंद्वात्मक पद्धति में क्या होता है, द्वंद्व के माध्यम से क्या कहाँ पहुँचते हैं हम, निष्कर्ष में पहुँचते हैं। आप किसी भी चीज़ का द्वंद्व के माध्यम से, वाद विवाद या वार्तालाप के माध्यम से क्या करेंगे, उसके निष्कर्ष में पहुँचेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, सत्य निरपेक्ष या सत्य सापेक्ष, है ना। तो सत्य निरपेक्ष मतलब यहाँ पे सत्य अटल है, मतलब सत्य कभी चेंज हो ही नहीं सकता, ये बोल रहा। निरपेक्ष मतलब बहुत ही गलत शब्द बोलना चाहिए। सापेक्ष मतलब हाँ भाई, नथिंग इज परमानेंट वाली बात आ जाती है यहाँ पे, और कोई भी चीज़ यहाँ पे फिक्स नहीं है ना। तो सत्य निरपेक्ष मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, सत्य अटल है, सार्वभौमिक है। सत्य अटल भी है, सार्वभौमिक भी है ना। कुछ विचारक यह मानते हैं कि सत्य अंतिम नहीं होता है ना। कुछ विचारक यह मानते हैं कि सत्य अंतिम नहीं होता है ना। अंतिम या अटल सत्य खोज की जा सकती है। मतलब यहाँ पे अंतिम या अटल सत्य खोज कर सकते हो आप, यहाँ पे मिल सकता है। पर ये मिलना एक्चुअल में अगर आप वास्तविक स्थिति में देखेंगे तो मतलब पॉसिबल है ही नहीं, है ना। आप सत्य को कभी नहीं खोज सकते। वैसे यहाँ पे जैसे दास प्रथा सत्य था, है ना। उस समय क्या बोला गया था, दास प्रथा परम सत्य है, परंतु वर्तमान में एग्जिस्ट करता ही नहीं। मतलब नथिंग इज परमानेंट। सब चीज़ें क्या होती है यहाँ पे, सापेक्ष वाली चीज़ों में चलती है। निरपेक्ष वाली चीज़ों में कोई नहीं चलता। सब किस में चलते हैं, सापेक्ष वाली चीज़ों में, कि कोई भी चीज़ों में परिवर्तन धीरे धीरे होता रहता है ना। सत्य या ज्ञान अपरिवर्तनशील है, ये ऐसा बोला जाता है, परंतु सत्य ज्ञान क्या है, परिवर्तनशील है ना। इसमें कोई यहाँ ज़्यादा चेंज नहीं होता है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, है ना। सुकरात क्या, प्लेटो, अरस्तु, है ना, ये सब डेढ़ होशियार कहते थे ना। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु को डेढ़ होशियार कहते थे कि हम अतीत वास्तविक सत्य का पता लगा चुके हैं। मतलब सब लोग यहाँ क्या बोलते थे, आप सत्य को निरपेक्ष बोलते थे, है ना, कि हम सत्य की खोज कर चुके हैं, सत्य की वास्तविक स्थिति पता लगा चुके हैं। तो यहाँ पे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु यहाँ पे सत्य क्या मानते थे, निरपेक्ष मानते थे, है ना। तो ये निरपेक्ष वाली जो अवधारणा है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। अतः सुकरात ने द्वंद्वात्मक पद्धति दी, है ना। सुकरात ने कैसी पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति दी, और प्लेटो ने भी इसको ग्रहण किया। और किसने ग्रहण किया, है ना, अपना अरस्तु ने। और वे सत्य क्या मानते थे, निरपेक्ष मानते थे। जबकि सत्य वर्तमान परिदृश्य में क्या है, सापेक्ष है। सत्य में भी चेंज हो सकता है ना। अब प्लेटो क्या बोलता है, एक शक्तिशाली स्त्री कमजोर पुरुष के बराबर होती है ना। एक शक्तिशाली स्त्री किसके बराबर होती है, कमजोर पुरुष के बराबर होती है। और एक शक्तिशाली पुरुष किसके बराबर होता है, कमजोर स्त्री के बराबर होता है। तो ये प्लेटो ने ऐसा बताया था, है ना। तो ये वक्तव्य कभी कभी पूछ देता है ना, तो अपने को याद रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, है ना,
द्वंद्वात्मक पद्धति के बारे में अपन देख रहे थे। तो हम विचारों के द्वंद्व द्वारा, बहस द्वारा या संघर्ष द्वारा अंतिम सत्य की ओर क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ये है ना सुकरात भी बोलता है, प्लेटो भी बोलते हैं ना। अतः सुकरात शाम को, है ना, सुकरात शाम को क्या बोलते हैं, यहाँ पे पार्क में बैठे रहते, ताशपत्ती खेलते थे, है ना, और वह द्वंद्व, है ना, किससे करते थे, यहाँ पे अपने, है ना, मतलब साथी के साथ करते थे। और आत्मा, प्रजा और राजा के ऊपर क्या करते थे, वो यहाँ पे वाद विवाद करते थे या फिर बातचीत करते थे, और उससे जो निष्कर्ष निकलता था वही यहाँ पे अंतिम निष्कर्ष होता था ना। तो ये हो गया भाई यहाँ पे समर्थक कौन से इसके, हेगेल और, है ना, कार्ल मार्क्स, है ना, मतलब यहाँ पे हेगेल और कार्ल मार्क्स, है ना, हेगेल और कार्ल मार्क्स, ये ल और कार्ल, है ना, हेगेल कार्ल, है ना। तो ऐसे याद रखना है, ये द्वंद्वात्मक पद्धति क्या थे, समर्थक थे। तो ये हेगेल क्या बोलता है, यह संसार विचारों के द्वंद्व से आगे बढ़ता है ना। ठीक है भाई, यहाँ पे विचारों का द्वंद्व होता है, उससे संसार क्या होता है, आगे बढ़ता है। ये कौन बोल रहे हैं, हेगेल बोल रहे हैं। ठीक है, इतिहास वैचारिक द्वंद्वों का एक क्या है बोलना चाहिए पे, स्वरूप है ना। इतिहास क्या है, वैचारिक द्वंद्वों का एक स्वरूप है। विचार आपस में टकराते रहते हैं एवं हम सर्वोच्च विचार की ओर क्या हो जाते हैं, अग्रसित हो जाते हैं। हम सर्वोच्च विचार की ओर क्या हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये हो गया। द्वंद्वात्मक शैली प्लेटो की बुक में भी दिखती है। द्वंद्वात्मक शैली किस में दिखती है, प्लेटो की बुक में भी दिखती है ना। तो ये हो गया भाई, द्वंद्वात्मक शैली किस में दिखेगी आपको, प्लेटो की बुक, है ना, प्लेटो की बुक में भी क्या होगी, दिखेगी, है ना। अतः इनकी बुक को बुक नहीं बल्कि संवाद कहा जाता है ना। अतः इनकी बुक को बुक नहीं बल्कि क्या कहा जाता है, संवाद कहा जाता है। इसी क्या बोलते हैं, आपसी संवाद बोलते हैं, है ना। अतः इनकी बुक को बुक नहीं क्या बोलते हैं, संवाद बोलते हैं, है ना। अब देखिए कार्ल मार्क्स क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द्वंद्व भौतिक पदार्थों में होता है, न कि विचार जगत में ना। कार्ल मार्क्स क्या बोल रहे हैं, जो भौतिक पदार्थ जो अपने को दिख रही है उनमें द्वंद्व होता है, विचारों में द्वंद्व कभी नहीं होता, है ना। जगत के ऊपर, है ना, मतलब यहाँ पे भौतिक पदार्थ क्या होते हैं, आपस में द्वंद्व करते हैं, और द्वंद्व के द्वारा क्या होते हैं, यहाँ पे परस्पर आगे बढ़ते हैं ना। तो भौतिक पदार्थ हेतु दो वर्ग क्या होते हैं, यहाँ पे आपस में लड़ते हैं, है ना। भौतिक पदार्थ क्या होते हैं, दो वर्ग आपस में लड़ेंगे, और इसके द्वारा इतिहास स्वयं को क्या करता है, यहाँ पे गति प्रदान करता है। जैसे आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे विचार पनपे, यहाँ पे उससे द्वंद्व हुआ, और द्वंद्व हुआ तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे मौर्य साम्राज्य, यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे अलग अलग साम्राज्य क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे आते रहेंगे, गुप्त वंश हो जाएगा, ये सब धीरे धीरे आते रहेंगे। तो मतलब इतिहास द्वंद्व के माध्यम से आगे बढ़ता है ना। हालांकि ये मतलब हेगेल विचारों में द्वंद्व होता है ऐसा बोलता है, जबकि यहाँ पे कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, ये भी द्वंद्वात्मक पद्धति समर्थन है, पर ये, है ना, मतलब भौतिक पदार्थों में द्वंद्व के होने की बात करते हैं, है ना। तीसरा यहाँ पे प्लेटो का सिद्धांत जो है, यहाँ पे अनुरूपता या समरूपता सिद्धांत, है ना, मतलब मुद्दे को आसानी समझाने हेतु तुलना का प्रयोग किया जाता है। मतलब तुलना मतलब आप कंपेयर करो, है ना। जैसे वह गुस्से से, जैसे टमाटर जैसे लाल हो गया, वह गुस्से में टमाटर जैसे क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। मतलब इसको किसी चीज़ से, है ना, मतलब कंपेयर करके, मतलब एनालॉजी, है ना, मतलब अनुरूपता या समरूपता के माध्यम से क्या करते हैं आप, इसको चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे उत्पादक वर्ग में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ह्यूमन, केटल, है ना, जिनमें भूख और इच्छाएं और वेदनाएं यहाँ पे होती है ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे, है, जैसे क्या हो जाएगा अपना सैन्य वर्ग क्या हो जाएगा, वॉच डॉग जैसे। मतलब यहाँ पे सैन्य वर्ग किससे कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे वॉच डॉग जैसे, जो जांच करने वाले कुत्ते रहते हैं, जो देखने वाले कुत्ते रहते हैं, उनके जैसे यहाँ पे उनको क्या कर रहा है, यहाँ पे, है ना, कंपेयर कर रहा है। दार्शनिक राजा किससे कंपेयर कर रहा है, यहाँ पे गडरिया, चरवाहा या बुनकर, है ना। दार्शनिक शब्द इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लेटो उस समय यहाँ पे दर्शन का बहुत बड़ा केंद्र था, है ना। उसका देखिए प्रत्येक सिद्धांत यहाँ पे थ्योरी ऑफ आइडिया किसने दिया था, ये भी प्लेटो ने दिया था। तो दर्शन को सरसता में पहुंचने के कारण प्लेटो को पूर्व ग्रीक कहा जाता है ना, पूर्ण ग्रीक, है ना। मतलब पूर्ण ग्रीक क्यों बोलते हैं, यहाँ पे दर्शन की सरसता में पहुंच गया। दर्शन उस समय यहाँ पे, है ना, जो ग्रीक जो था दर्शन का केंद्र था, बोला मैंने यहाँ पे। तो दर्शन की सरसता में पहुंचने हेतु प्लेटो क्या कहा जाता था, पूर्ण ग्रीक कहा जाता था ना। मतलब दर्शन को सर्वोच्च स्तर पर पहुँचा, है ना। प्रत्यय जगत, विचार जगत, है ना, वास्तविक आत्मा, है ना। तो यहाँ पे प्रत्यय जगत और विचार जगत क्या है, यहाँ पे वास्तविक आत्मा है। मनुष्य मतलब यहाँ पे दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक तो पदार्थ हो जाएगा, दूसरा आत्मा हो जाएगा ना। तो मनुष्य क्या, पदार्थ और दो चीज़, मतलब यहाँ पे, है ना, आइडिया और है ना, आइडिया और क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैटर से मिलकर मनुष्य बना हुआ है। तो भौतिक वस्तु, है ना, भौतिक वस्तु जगत मिथ्या है ना, शरीर मिथ्या है ना। ये प्लेटो कौन बोलते हैं, शरीर को मिथ्या बोलते हैं, भौतिक जगत को मिथ्या बोलते हैं। विशेष, है ना, विशेष क्या है, यहाँ पे सामान्य का प्रतिबिंब मात्रा, मतलब जो विशेष जो दिख रहा है यहाँ पे वो कुछ नहीं है, वो सामान्य का प्रतिबिंब ही मात्रा है, विशेष जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ऐसा प्लेटो बोलते हैं। शब्दावली प्लेटो कौन कौन थी, यहाँ पे गुफा का दृष्टांत, है ना, गुफा का दृष्टांत उन्होंने दिया था। विभाजन रेखा, है ना, क्या सत्य क्या असत्य, ये उन्होंने बताया। और उसके बाद भीतरी आँख मतलब यहाँ पे हमारे अंतर्मन में जो आँख रहती है वो कुछ नहीं, एक्चुअल में क्या है, ज्ञान है ना। उसके बाद प्रतिच्छाया के बारे में उन्होंने बताया कि, है ना,
प्रतिच्छाया के बारे में यहाँ पे प्लेटो ने बताया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है, ये कौन बोलते हैं? प्लेटो बोलते हैं। ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ये उन्होंने कहा। और वाल्मीकि पहले क्या था? यहाँ पे डाकू था, और जब वाल्मीकि को क्या मिला, है ना, ज्ञान मिला, तो ज्ञान से क्या होगा यहाँ पे, है ना, रामायण, है ना, रामायण लिखने वाले बहुत बड़े क्या हो गए यहाँ पे, लेखक हो गए, है ना। तो पहले वो डाकू थे, और डाकू होने के बाद उनको क्या मिला? यहाँ पे ज्ञान मिला। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो डाकू से क्या हो गए? लेखक बन गए, है ना। प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है? यहाँ पे कोर्ट वाला न्याय, है ना। अब प्लेटो का न्याय सिद्धांत, वो कोर्ट वाला जो न्याय देखते हैं वो नहीं है भैया यहाँ पे, है ना। न्याय वो नहीं है ना। न्याय अर्थात क्या हो जाएगा? नैतिकता, है ना। न्याय अर्थात क्या हो जाएगा? नैतिकता। न्याय का ग्रीक पर्याय क्या है यहाँ पे? डिकायोजनिया, है ना, मतलब डिकायोसून, है ना। तो यहाँ पे डिकायोजनिया, डिकायोसून, यहाँ पे इसका मतलब ग्रीक भाषा में ऐसे ही वर्ड मिलेंगे आपको ज़्यादा, है ना। अब देखिए भारतीय संस्कृति में न्याय क्या है? यहाँ पे धर्म अर्थात कर्तव्य। भारतीय संस्कृति में न्याय क्या है? धर्म से रिलेटेड है। न्याय ही धर्म है, धर्म ही न्याय है, अर्थात कर्तव्य, है ना। धर्म अर्थात क्या हो जाएगा? कर्तव्य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, न्याय के सिद्धांत के पहले, है ना, सोफिस्ट क्या बोलते थे यहाँ पे? सोफिस्ट लोग जो होते थे वह घुमंतु प्रोफेसर होते थे, जो एथेंस में घूमते थे, ग्रीस में घूमते थे, और पैसे के बदले एथेंस की को तर्क करना सिखाते। तर्क मतलब यहाँ पे तर्क आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सोफिस्ट यहाँ पे प्रोफेसर लोग समझाते थे। संसार भौतिक है ना। संसार क्या भौतिक? जो चीज़ें आंखों दिख रही वही सही है, आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती भाई यहाँ पे, है ना। सत्य निरपेक्ष नहीं होता, सत्य क्या होता है? बदलता रहता है, अर्थात सत्य क्या है? सापेक्ष है ना। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये अब विचारधारा यहाँ पे सोफिस्ट लोग अच्छे समझा रहे हैं ना। सत्य कभी भी निरपेक्ष, मेरे हिसाब से सत्य निरपेक्ष कभी हो नहीं सकता, है ना। सत्य क्या होता है? सापेक्ष होता है, मतलब सापेक्ष मतलब क्या हो जाएगा? सत्य हमेशा बदलता रहता है ना। अब खंडन किसके द्वारा किया गया? यहाँ पे प्लेटो के द्वारा किया गया। प्लेटो ने क्या बोला यहाँ पे? न्याय का परंपरागत सिद्धांत दिया, और उन्होंने यहाँ पे सेफालस व पालीमार्कस के बारे में उन्होंने बताया, है ना। उसके तो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे? न्याय का आमूलवादी सिद्धांत दिया या उग्रवादी सिद्धांत। इसमें थ्रेसीमैक्स, है ना, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, है ना। न्याय का अमूलवादी सिद्धांत या उग्र सिद्धांत किसने दिया था? थ्रेसीमैक्स ने दिया था। अब न्याय का यथार्थ सिद्धांत किसने दिया था? यहाँ पे कमजोरों की आवश्यकता के बारे में से बताया गया था यहाँ पे ग्लाकान और एंटीमेट्स, है ना। ये प्लेटो के भाई थे, इन्होंने न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत दिया था। कौन? ग्लाकान और एंटीमेट्स, ये प्लेटो के भाई थे, है ना। अब प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लेटो का न्याय की आर्किटेक्चर थोड़ी दिया था, मतलब आर्किटेक्चर मतलब यहाँ पे आर्किटेक्ट जैसे, है ना। तो ये किसने, कौन बोल रहे हैं यहाँ पे? MBBS, है ना, MBBS फास्टर बोल रहे हैं कि प्लेटो ने न्याय की आर्किटेक्चरल थ्योरी दी थी, है ना। मतलब न्याय क्या हो जाएगा यहाँ पे? कार्य विशेषीकरण सिद्धांत में यहाँ पे बताता है, अहस्क्षेप का सिद्धांत बताता है ना। विशेषज्ञता या उत्कृष्टता के बारे में बताता है ना। तो न्याय क्या करेगा? कार्य विशेषीकरण के बारे में बताएगा, अहस्क्षेप के सिद्धांत के बारे में बताएगा, और विशेषज्ञता के बारे में बताएगा। अब न्याय के प्रकार देखते हैं यहाँ पे, व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय। तो न्याय क्या होते हैं यहाँ पे? व्यक्तिगत न्याय होता है, दूसरा सामाजिक न्याय होता है। 3 वर्ग और 3 आत्माओं का सिद्धांत किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था, है ना। 3 वर्ग और 3 आत्मा, तो 3 वर्ग क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सबसे पहले उत्पादक वर्ग हो जाएगा। उत्पादक वर्ग में क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, है ना, जो क्या करते हैं यहाँ पे? नियंत्रण करते हैं। और सैन्य शासक वर्ग क्या कर जाएंगे? जो सैन्य वर्ग साहस दिखाएगा, और शासक वर्ग क्या बताएगा? ज्ञान के बारे में बताएगा, है ना। तो सत्य रज तम की जो अवधारणा है यहाँ पे चरितार्थ होगी। उत्पादक वर्ग हो जाएगा, सैन्य वर्ग हो जाएगा, और शासक वर्ग हो जाएगा। ये 3 वर्गों के बारे में यहाँ पे बताया गया है ना। प्लेटो ने दोनों क्या बोलते हैं यहाँ पे? ये सैन्य और शासक वर्ग क्या बोलते हैं? अभिभावक बोलते हैं, जो उत्पादक वर्ग पर क्या करते हैं? नियंत्रण रखते हैं, है ना। अब देखिए प्लेटो का हम आदर्श राज बहुत सुने, है ना। आप पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ेंगे तो प्लेटो के आदर्श राज के बारे में बहुत बार सुनेंगे। तो प्लेटो का आदर्श राज क्या है? प्लेटो का आदर्श राज क्या है? रिपब्लिक वर्णन किया गया राज व्यवस्था में कि आदर्श राज क्या है? काली पोलिस, इसको आदर्श राज क्या बोलते हैं? ग्रीक भाषा में काली पोलिस बोलते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? सुंदर नगर होता है ना, सुंदर नगर होता है। आधारशिला ऐसी क्या है? न्याय है ना। तो न्याय से तो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे कौन? प्लेटो। न्याय प्राप्ति साधन क्या बताया उन्होंने यहाँ पे? साम्यवाद और शिक्षा, है ना। मतलब न्याय किससे प्राप्त कर सकते हैं? साम्यवाद के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, या तो शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं ना। तो साम्यवाद कहाँ से, है ना, परिवार और संपत्ति का सामर्थ्य कहाँ से लिया उन्होंने? स्पार्टा से लिया, है ना। परिवार और संपत्ति का सामर्थ्य कहाँ से लिया है? स्पार्टा से लिया है। वैसे ही यहाँ देखिए अब सुंदर नगर, है ना। अब बार बार सुंदर नगर बोल रहे हैं, सुंदर नगर है क्या, है ना। मतलब इसमें नेतृत्व करता कौन होता है यहाँ पे? दार्शनिक राजा होगा, ठीक है। ग्रीक है तो दार्शन शब्द तो आएगा ही, है ना। बारकर क्या बोलते हैं इसको? प्रभुत्व निरंकुशतावाद, है ना। मतलब यहाँ पे निरंकुशतावाद यहाँ पे प्रबुद्ध रूप में रहेगी। MB फास्टर इसे क्या बोलते हैं? MBBS फास्टर क्या बोलते हैं? तर्क बुद्धि की प्रभुसत्ता इसमें रहेगी। मतलब आप यहाँ पे तर्क लगा सकते हो, ऐसे राज्य में, आदर्श राज्य में बुद्धि लगा सकते हो। ये सब चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है ना। अब उसका देखिए यहाँ नीचे देखते हैं,
प्लेटो का उदांत झूठ है ना, उदात्त झूठ क्या है, धातुओं व धरती में जन्मे लोगों का मिथक है ना, मतलब यहाँ पे है ना धातुओं और धरती पे से जन्मे लोगों का मिथक उन्होंने बताया है। तो ये प्लेटो क्या है, उदात्त झूठ है। इस आदर्श राज्य में लोकतंत्र नहीं होगा, कुलीन तंत्र में विश्वास होगा ना। प्लेटो के आदर्श राज्य में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ क्या है, कुलीन तंत्र, वहाँ कुलीन लोग रहते हैं। राज्य स्वाभाविक और सावयवी है ना, राज्य कैसा है यहाँ पे, स्वाभाविक भी है और क्या है, सावयवी है। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, राज्य क्या है, व्यक्ति का वृहद रूप है। राज्य का निर्माण आक और सहतूत के वृक्षों से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है ना। तो राज्य का निर्माण किससे होता है, यहाँ पे आक और सहतूत के वृक्षों से नहीं होता बल्कि उसमें रहने वाले किससे, व्यक्तियों के चरित्र से होता है ना, व्यक्तियों के चरित्र से होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जे चैपमैन क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंदिरा जालिकाओं का राजकुमार, इनकी भाषा क्या थी, जादुई थी। हन्ना आरेंट क्या बोलते हैं प्लेटो के बारे में, फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक है ना, डबल से पढ़ो, रिवर्स करके पढ़ो इसको है ना, ये याद होना चाहिए। हन्ना आरेंट क्या बोलते हैं, फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक है ना। मैक्सी क्या बोलते हैं यहाँ पे, फर्स्ट यूटोपियन, मतलब पहला दार्शनिक है ना। प्लेटो ही दर्शन, दर्शन ही प्लेटो, ये कौन बोलते हैं, इमर्सन है ना। सन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बाप ही बेटा है, बेटा ही बाप है, ऐसे करके याद रखो। इमर्सन तो सन से याद रखो, बाप ही बेटा है, बेटा ही बाप है। तो ऐसा वक्तव्य किसने दिया था प्लेटो के बारे में, इमर्सन ने दिया था। मतलब प्लेटो ही दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीक जो है दर्शन का केंद्र था। पाश्चात्य चिंतन या तो प्लेटोवादी रहा है या प्लेटो विरोधी, लेकिन शायद ही कभी गैर प्लेटोवादी रहा हो। ये कौन बोलते हैं, कार्ल पॉपर है ना। ये कार्ल पॉपर वही है जो द्वंद्व वाला, सॉरी कार्ल मार्क्स ने यहाँ पे द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया था और हेगेल ने अपनाया था ना। तो हेगेल विचारों के द्वंद्व के ऊपर विश्वास करता है, जबकि कार्ल मार्क्स क्या करता है, भौतिक चीज़ों के द्वंद्व है ना, मतलब भौतिक चीज़ों में द्वंद्व होता है उसके ऊपर विश्वास करते हैं। कार्ल पॉपर अलग चीज़ है ना। ये प्लेटो को बहुत बड़े समर्थक है बोलना चाहिए है ना। मैंने 3 बता दिया था कि यहाँ पे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु है ना। उसके यहाँ पे राजा राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, मतलब यहाँ पे राज्य बोलना चाहिए, यहाँ पे व्यक्ति का वृहद रूप है, कौन बोल रहे हैं, प्लेटो बोल रहे हैं। मतलब राज्य ही यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे व्यक्ति का वृहद रूप है ना। प्लेटो का न्याय वास्तव में न्याय नहीं है, कौन बोल रहा है, बारकर है ना। मतलब प्लेटो ने जो न्याय दिया है वो वास्तव में न्याय वाय कुछ नहीं है, प्लेटो ने न्याय दिया था पर वो एक्चुअल में न्याय नहीं है, कौन बोलता है, बारकर बोलता है। यदि राजा राजकुमार है ना, यदि राजा राजकुमार में दर्शन के भाव नहीं है तो वह नगर में फैली बुराई को नहीं मिटा सकता, ये कौन बोलते हैं, प्लेटो बोलते हैं ना। तो राजा और राजकुमार में दर्शन का भाव होना क्या है यहाँ पे, है ना, बहुत नितांत आवश्यक है। अगर नहीं है तो वो राज्य में बुराई को नहीं मिटा सकते है ना। तो ये हो गया भाई यहाँ पे है ना। अब देखिए यहाँ पे कार्ल पॉपर के जो प्लेटो के आलोचक थे यहाँ पे फर्स्ट उनका शिष्य अरस्तु ही यहाँ पे उनका क्या था, आलोचक था है ना प्लेटो ही, क्योंकि उन्होंने निगमनात्मक पद्धति अपनाई थी और इन्होंने क्या कर ली थी यहाँ पे, आगमनात्मक पद्धति अपना ली थी है ना। उसके कार्ल पॉपर की जो बुक है यहाँ पे ओपन सोसाइटी एनिमी में, तो उसके दुश्मन किसको बताया यहाँ पे, प्लेटो, हेगेल और कार्ल मार्क्स है ना। तो प्लेटो भी द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाता है, हेगेल भी अपनाता है, कार्ल मार्क्स भी अपनाता है ना। तो ये यहाँ पे 3 लोगों को क्या मानता है, ओपन सोसाइटी एनिमी में शत्रु मानता है, कौन, कार्ल पॉपर मानता है ना। तो ये वीडियो में बनने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो को समझ में आया होगा। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।